हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की जो आपकी 10 बजे की क्लास है वो हमारी ऐसे तो लैंग्वेज क्लास है। कुछ दिन से हम यहाँ पे इंग्लिश देख रहे हैं और आप सबके कमेंट्स में भी यही चीज़ आ रही है कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रखिए। और अगर हिंदी संस्कृत पढ़ानी भी है तो खैर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपकी इंग्लिश की है। तो हम सिर्फ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं चैनल का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लर्निंग नीड, यहाँ पे आपको 1900 के करीब जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। और स्पेशली आपको लैंग्वेज यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट हालांकि मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड हो, लेकिन सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, ये चैनल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही मतलब उसको ही डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वक्त जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े से अपग्रेडेड लेवल के मिल रहे हैं। हर दिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ एक नई चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में मैं बता सकूँ, सिखा सकूँ, आपके सामने एक नए तरह का प्रश्न रख सकूँ। सारे नहीं, लेकिन हर सीरीज़ में आपको कुछ क्वेश्चंस एकदम नए मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आज का पहला प्रश्न है वो है मैनी अ रॉबर ब्लैंक बीन अरेस्टेड। यहाँ पे हैज़ लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, डिड या आर। तो जितने भी रॉबर्स थे उनमें से कई जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, ऐसा कहने का यहाँ पे सेंस है। अब सेंस को आपने समझ लिया कि मतलब रॉबर्स मतलब होता क्या है, डाकू, जो डाका डालते हैं रॉबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैज़ लगेगा यहाँ पे। भले ही कई रॉबर्स की बात हो रही है, लेकिन मैनी ये अलग वो हो गया, वो दर्शा रहा है कि कई डाकू, डाकुओं नहीं डाकू, ध्यान दीजिएगा हिंदी में डाकू। ठीक है, तो जितने भी डाकू में से कई डाकू अरेस्ट हो चुके हैं। रॉबर लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर में है और इसके साथ हम हैज़ ही लगाएंगे। प्रश्न ये ऐसे ही आएंगे परीक्षा में जो देखने में आसान लगे पर कंफ्यूजन होने की संभावना रहे। प्लेंटी ऑफ मनी ब्लैंक नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा लगना है। तो कितना पैसा लगना है? बहुत सारा पैसा लगना है। तो बहुत सारे पैसे के साथ में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इज़, आर, शुड या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर होता है जितने भी लोगों ने इस गेस किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्लेंटी ऑफ। जैसे वहाँ पे मैनी अर्थ लिखा था और उसके बाद फिर हमने सिंगुलर नंबर के हिसाब से ही जो है वर्ब यूज़ किया था, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ पहले लग दिया है तो फिर मनी के साथ हमको सिंगुलर नंबर के हिसाब से भी ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम चैप्टर से ही थे। आई विल स्टे हेयर टिल यू कम बैक, मैं यहाँ जब तक तुम आते नहीं हो तब तक मैं यहाँ रुकूंगी। तो यहाँ पे टिल जो है उसके नीचे अंडरलाइन है। अब ये क्या है वो आपको बताना है। वर्ब है, कंजक्शन है, मॉडल है या प्रीपोजिशन है? टिल कैसा वर्ड है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होनी चाहिए आपकी। पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है इस प्रश्न के लिए। तो ये आपका कंजक्शन है जो आपके दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ही सैड आई विल बाय दिस कंप्यूटर, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट ही वुड बाय दैट कंप्यूटर, ही सेड दैट ही वुड बाय दिस कंप्यूटर, ही सेड दैट ही विल बाय दैट कंप्यूटर, और ही सेड दैट ही वुड बी बाइंग दैट कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात है, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो पहले तो ही सैड लिखा है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? पास्ट टेंस में है, तो इसमें जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा ही सैड लिखा, सब में लिख दिया है। दैट लगा देना है, वो रूल हमको पता है, हमने सब में लगा दिया दैट। उसके बाद फिर किसने खरीदा? ये आई जो यहाँ पे है किसके लिए यूज़ हुआ है? ही के लिए यूज़ हुआ है, तो हम इसको ही लिख देंगे, ही। उसके बाद विल का पास्ट होता है वुड, तो ये हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, सी वाला नहीं हो सकता, हमारा कट गया एक। अब बचे देखेंगे हम यहाँ पे बी बाइंग, तो हमें पता है कि सिंपल वुड लग गया है तो वो वुड है, कोई भी मॉडल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, कोई भी मॉडल है उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म सिंपली लगा देते हैं, यानी बाय लगा देंगे। अगर बी लगता है यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, वुड बाय लगा दिया। फिर दिस कंप्यूटर या दैट कंप्यूटर, तो अगर आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिस होता है तो वो चेंज हो जाता है दैट में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ही सेड दैट ही वुड बाय दैट कंप्यूटर। ईजी था, कुछ ऐसा नहीं था, पर इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है कि बहुत लोगों का जैसे क्या है कि रिवीजन नहीं हुआ रहता है, तो क्लियर होगा। निधि लाइक्स टू स्लीप इन बट शी कैन गेट अप अर्ली इफ़ शी हैज़ वर्क, यानी कि निधि को सोना पसंद है लेकिन
अगर उसको काम रहता है तो या उसको काम रहे उसके पास तो वो सुबह जल्दी जग जाती है। ठीक है, आई यूज़ माई ओन नेम। ओके, फटाफट से देख लीजिए ऑप्शंस। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक्चुअली प्रश्न खुद से इस वक्त कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न खुद से बनाएं, तो ऐसे ही रैंडम ही चीज़ें जो रियल में हैं, जो रियल में यूज़ कर की जाती हैं सेंटेंस अपनी डेली लाइफ के, वही सारे आपको मिलते हैं और इसीलिए हमारे प्रश्न इस वक्त यूनिक हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। आप देखिएगा इसमें 3 पार्ट है। निधि लाइक्स टू स्लीप, निधि को सोना पसंद है, स्लीप इन, ठीक है। उसके बाद एक बट यहाँ पे ऐड करने के लिए यूज़ किया गया। फिर शी कैन गेट अप अर्ली, यानी वो सुबह जल्दी जग सकती है। फिर उसके बाद कंडीशन लगा के, इफ़ लगा के, फिर एक जो है आपका सेंटेंस यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे निधि लाइक्स टू स्लीप एक पार्ट हो गया, बट शी कैन गेट अप अर्ली, पर वो सुबह जग सकती है। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं जिसको बट से जोड़ा गया है, तो ये आपस में मिलके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और यहाँ पे एक आश्रित उपवाक्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ लगा है, कंडीशन लगी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये निर्भर हो जाता है किसी पे। इस वजह से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। शी कैन गेट, अगर हम सिर्फ इतना देखते हैं, शी कैन गेट अप अर्ली इफ़ शी हैज़ वर्क, इतना बस पार्ट देखते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब ये तीनों हिस्सों को मिला दिया तो ये बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मोती इज द ब्लैंक ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, डल, डलर, डलेस्ट, मोस्ट डल। डल मतलब होता क्या है, उदासीन जो लोग होते हैं, कुछ नहीं, डल डल से एकदम एक्टिव नहीं रहते हैं। तो क्योंकि मोती जो है वो अपने सारे भाइयों से, यहाँ पे एक भाई से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा डल है, सबसे ज़्यादा उदासीन है। तो कौन सा एडजेक्टिव का जो है आपका कौन सी डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव। यानी कि जब बहुत सारे के बीच में कंपेयर, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बतानी होती है कि सबसे ज़्यादा अच्छा या सबसे ज़्यादा बेकार, कई सारे लोगों के बीच में आपको श्रेष्ठ या फिर खराब जो भी बताना हो, एक बताना होता है, तो हम सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, डलेस्ट, सही हो जाएगा। मोती इज़ द डलेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। आज का बहुत अच्छा प्रश्न ये वाला है, फटाफट से करिएगा इसको। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ये देख लीजिए आप, कॉस्टलीस्ट लगा है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री में कि जो सोना है वो सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा महंगा है, सभी धातुओं में सबसे महंगा सोना है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए। अब यहाँ पे वही चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री में तो क्या होता है, किसी दो के बीच कंपैरिजन होता है, पर यहाँ आपको कंपेयर सारे ही मेटल से करना है और सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री में हो जाए, यानी उसमें जो एडजेक्टिव यूज हो वो कंपैरेटिव डिग्री की रहे, सेंस भी वही निकले, अर्थ न परिवर्तन हो। देखिए ऑप्शन, नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर मेटल, सॉरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये वाला, तो देखिए कॉस्टली लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे लगा है एडजेक्टिव, ये तो पॉजिटिव डिग्री होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। ये यहाँ पे मैंने गलती से ए लिख दिया है, ये बी एंड सी होगा, ये वाला आपका सही होगा, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। यहाँ पे भी गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, यानी किसी दूसरे मेटल से गोल्ड ज़्यादा महंगा है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि सभी जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी में से सबसे गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, ऑल अदर मेटल, सभी दूसरे मेटल्स। तो यहाँ ऑल मेटल्स लगा था लेकिन यहाँ ऑल अदर मेटल्स लगा दिया गया, जिससे कंपैरिजन की संभावना जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। कीन का बताना है एंटोनिम, विपरीतार्थक, विलोम शब्द। कीन का अर्थ होता है जिज्ञासु, जिसको किसी चीज़ की ये ना अधीरता रहे, जिज्ञासा रहे, वो होते हैं। ब्लंट, अपैथेटिक, डल, या फिर नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आपने कोई भी आंसर गेस किया है तो वो आपका गलत ही होगा। रीज़न ये है कि ब्लंट भी सही है, अपैथेटिक भी सही है, और डल हम यूज़ कर सकते हैं कीन के लिए, क्योंकि अभी डल का मैंने बताया उदासीन, और कीन का मतलब जो किसी चीज़ को जानने के लिए कहीं ना कहीं जिज्ञासु रहते हैं, तो इसको भी हम रख सकते हैं एंटोनिम के। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव अगर होता तो ये आपका ऑप्शन हो जाता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको अपनी वर्ड पावर। अगर आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग थी तो
तो इसका सही आंसर आपको पता था कि तीनों हो सही होंगे, लेकिन अगर नहीं थी तो आप कोई भी एक लगा के आ जाएंगे और फिर बाद में क्या करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा। तो इसलिए मैं कहती हूँ वोकैब स्ट्रॉन्ग करिए, डेली 10 वर्ड का टारगेट लीजिए, 10 नए शब्दों का अर्थ हमें जानना है, वर्ड मीनिंग याद करनी है, और वो कोई याद नहीं कराएगा, वो खुद से करनी है आपको, कुछ एफर्ट आपको खुद से करने होते हैं। चलिए देखेंगे एंटोनीम बताइए पीस का। पीस मतलब होती है शांति, विपरीतार्थक शब्द, कन्फ्लिक्ट, वार, नॉइस, सेफ। बोला क्या है जो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, ऑप्शन नंबर डी, सेफ, शांति और सुरक्षित। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो ये आपस में एंटोनीम नहीं है। अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट, वार, नॉइस, तो सभी का अर्थ या तो जैसे पीस मतलब होती है शांति, तो इसके अर्थ हो जाते हैं जैसे युद्ध है, शोर शराबा है, ये सारी चीज़ें। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, एक स्पेलिंग है जो गलत है, वही बस बताना है। एक्वेरियम, कंसीव, डायरिया या सिगरेट। एक्वेरियम जिसमें जो जलीय जीव होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी जो जैवशाला होती है उसे कहते हैं एक्वेरियम, मछली वगैरह लोग पालते हैं उसमें। तो इसकी स्पेलिंग जो है वो सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग क्योंकि बतानी है तो ये सही है ऑलरेडी स्पेलिंग। कंसीव का मतलब होता है गर्भवती होना, इसकी भी स्पेलिंग सही है। सिगरेट की स्पेलिंग तो सही ही है इसमें, और सिगरेट जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। डायरिया की स्पेलिंग सरासर गलत है, जो कि एक रोग का नाम है, यहाँ पे ए ई की जगह ई ए आएगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस था, और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि साइंस वगैरह में इस तरह के वर्ड्स आपको पढ़ाने भी पड़ सकते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के आधार पे यानी कि विराम चिन्हों के आधार पर कौन सा यहाँ पे वाक्य सही है। मैन, ही सेड, इज अ सोशल एनिमल, गॉड ब्लेस यू, यस आई एग्री विद यू, तिलक रिमार्क्ड फ्रीडम इज अर बर्थ राइट। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्पीच देख रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो कई बार होता है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो 2 टुकड़ों में होता है, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब इंसर्ट कर दी जाती है, लेकिन रूल्स वही फॉलो किए जाते हैं कि सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ होता है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है, और सेंटेंस के लास्ट मतलब ख़त्म होने के बाद तो आपका फुल स्टॉप, या अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क उसके अकॉर्डिंग लग जाता है। अब देखिए बाकी सब जो है क्यों गलत है वो भी देख लेंगे हम, थोड़ा सा ज़रूरी है। तो गॉड ब्लेस यू, अभी मैंने शायद आपको कल परसों ही बताया था कि जब किसी को हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये शायद मैंने ऑप्शन में दिया था, तो वहाँ पे आपका फुल स्टॉप नहीं लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। यस आई एग्री विथ यू, तो यस या नो जो भी लगा हो उसके बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद फिर जो बात है वो कहते हैं। तिलक रिमार्क्ड, उसके बाद आप देख रहे हैं ना तो कॉमा लगा है ना तो डैश लगा है, लेकिन यहाँ पे डैश लगेगा क्योंकि जब कोई भी कोटेशन दिया हुआ हो, यहाँ पे इनका ये नारा है, इनका कोटेशन है, इन्होंने कहा है, तो वहाँ पे जिसने कहा है या जिस किताब में वो चीज़ उद्धृत है उसके बाद डैश लगाते हैं और फिर उसके बाद उस कोटेशन को हम लिखते हैं। तो पंक्चुएशन के हिसाब से ए वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत थे। ओके, यहाँ पे बताना है हाउएवर का सिनोनिम, हाउएवर का समानार्थी। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग, नेवर द लेस, नन द लेस, ये सारे हाउएवर के समानार्थी हो जाते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाउएवर कहते हैं ना जैसे भी हो, जो भी हो, उसी के लिए ये यूज़ होता है। ही हैज़ नो एनिमी ब्लैंक, क्वेश्चन टैग से वाले चैप्टर से आपका है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। ही हैज़ नो एनिमी, फिर उसके बाद क्या लगना चाहिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, डज ही, हैज़ नॉट, नन ऑफ दीज। उठा लीजिए आप 5th 6th की इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक मिल जाएगा, उसमें आपको ये बहुत आसानी से और बहुत सरल शब्दों में दिया रहता है। और यही चीज़ आपको 12th लेवल की बुक में भी, ग्रामर आप लेंगे अलग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उसमें भी वही चीज़ दी रहेगी। चलिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा है तो हमें हैज़ वाले को ही पिक करना है। नो ऑलरेडी लगा है, नॉट लगाने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता। अगर यहाँ पे नो नहीं लगा होता तब हम नॉट लगाते, यही पॉजिटिव में रहता है, तब हम क्वेश्चन टैग को निगेटिव में रखते हैं। अगर ये ऑलरेडी निगेटिव है तो हम पॉजिटिव में रखते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैज़ ही। समबडी इज टीजिंग हिम, पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, ही इज़ बीइंग
टीज्ड बाय समबडी, ही इज बीइंग टीज्ड, ही इज टीज्ड बाय समबडी और नन ऑफ दीज। देखिए कि कोई, कुछ लोग, कोई जो है उसे उसे टीज कर रहा है। टीज कौन किया जा रहा है? हिम। आएगा ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पे तो बन जाएगा ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज लगा हुआ है ऑलरेडी, इज लगा दिए। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो आप हमेशा बीइंग ऐड कर देते हैं, तो बीइंग हमने ऐड कर दिया। ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें बीइंग नहीं लगा है। इसके बाद आते हैं टीज्ड, टीज्ड दोनों में लिखा हुआ है, कॉमन है। फिर इसमें बाय समबडी भी लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा है। कौन सा सही होगा? एकदम मतलब दोनों अपनी जगह दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परफेक्ट होगा ग्रामेटिकली वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे ऐसी चीज़ दी हो जिसके बारे में हमें पता नहीं, मतलब कोई उसे परेशान कर रहा है, वो कौन है ये नहीं पता, ही है, शी है, उसका कोई नाम है, दे है, यहाँ पे कुछ स्पेशली किसी को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमें बाय और यहाँ पे ये चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। उसे टीज़ किया जा रहा है, वो टीज़ हो रहा है या उसे टीज़ किया जा रहा है, बस इतना ही कहना काफ़ी है, ठीक है। हैंस इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू ब्लैंक इन इनडायरेक्ट स्पीच। हर दिन मैं आपको एक देती हूँ इस तरह का प्रश्न, ताकि रट जाए कि डायरेक्ट स्पीच में क्या सी चीज़ इनडायरेक्ट में कौन से में चेंज होगी। एक ही दिन में सब होगा तो भूल जाएगा, डेली एक एक पढ़िए। चलिए देख लेंगे। हैंस अगर दिया हो आपके डायरेक्ट स्पीच में, पहली बात तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी वर्ड्स दिए हैं वो चेंज क्यों होते हैं, कब होते हैं? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो पास्ट में होता है। अगर प्रेजेंट में है तब तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हैंस चेंज होता है थेंस में, सिंस, देयरफॉर, सो, इन सब में नहीं होता है। हैंस चेंज होता है थेंस में। हालांकि आपको हैंस से रिलेटेड सेंटेंस कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आ गए तो, क्योंकि थेंस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट कम देखा है या बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इस वजह से गलतियां होने की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन आग के आगे से गए रहेंगे, तो कभी स्ट्रेंज क्वेश्चंस आ भी गए तो आपसे आपके दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ कहीं तो देखी है ना। लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुबह 10 बजे क्लास हमारी चलती है। सो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।